अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। यकीनन आज का दिन हम सब वी काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं उनको वीकेंड का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है। और ख़ास तौर पे ये भी बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि कल क्योंकि 14 फरवरी थी और PSL की ओपनिंग थी, आपने हमारा प्रोग्राम देखा PSL की मुनासबत से, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिबेट में हम पड़े रहे बहैसियत एक माशरे के। आपने ये भी देखा होगा कि फूल वालों के पास उसी तरह रश था, कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स ली जा रही थी। वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके हवाले से हमेशा एक डिबेट होती है। हम चाहते थे कि कल भी इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए, लेकिन हमने कहा कि खामखा किसी मुश्किल में पड़ जाने के बजाय इसके अगले रोज़ ज़रा सा इसके ऊपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ अक्सर ये डिबेट होती है कि कौन सी चीज़ हमारी अपनी सकाफ़त का हिस्सा है और कौन सी चीज़ बाहर से आई है। ये एक आज अगर हम साल 2019 की बात करें, एक ऐसी दुनिया है जो बहुत कनेक्टेड है, जहां हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की रिवायात को दूसरे माशरों में मकबूलियत हासिल होनी चाहिए या एटलीस्ट उसके लिए एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। उतना ही टॉलरेंस का मुजाहरा हमें भी बहैसियत माशरा करने पड़ेगा। ठीक है जी, कई चीज़ों के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारी इख्तियार का हिस्सा नहीं है या हमारे माशरे में इस किस्म की तब्दीलियाँ लेके आ रही है जो शायद हम पसंद नहीं करते, और कुछ लोगों के लिए एक बड़ा एक्सट्रीम व्यू भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक थोड़ी सी टॉलरेंस का हवाला है कि उसको अपनी स्पेस मिले, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर चीज़ों पे कदगन लगाएंगे, उनको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट समझने लगेंगे, तो शायद हम एक टकराव या एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत में जा रहे हैं, जो कि किसी भी माशरे के लिए अच्छी नहीं है। आज अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, उसके लिए आप उनको कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद आप उनको बाहर की दुनिया में भेजना चाहते हैं ताकि वो अपने अंडर ग्रेड्स करें, मास्टर्स करें, लेकिन फिर अचानक से अगर वो बाहर कोई नई चीज़ों से एक्सपोज होते हैं और उसको अपने तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उस पर आप एतराज़ करने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, और उसको फिर अपने अंदाज में रंग दे देना कि नहीं जी इसको इस दिन को इस मुनासबत से नहीं ऐसे मनाएं, वो भी मेरे ख्याल में एक कॉन्फ्रंटेशनल तरीका है। लेकिन बहरहाल हमने सोचा कि क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप, तो थोड़े नंबर्स की तरफ देख लें। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में भी मईशत पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो कितना इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ का, उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपको ये भी बताते चलें कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशंस ना सिर्फ बेशतर मुस्लिम ममालिक में हुई, बल्कि आपको जान के ये हैरत होगी कि सऊदी अरब में भी इसको मनाया गया और वहाँ पे कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया गया। लोगों को फ्लावर्स लेना भी अलाउड थे, चॉकलेट्स लेना भी अलाउड थी। लेकिन अमेरिका की तरफ देख लेते हैं, जहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करें, अगर मेरी टीम वो रिपोर्ट भी आपको दिखा सके। तकरीबन 54% यानी आधे से भी ज़्यादा जो अमेरिका की आबादी थी, उसने इस दफ़ा कहा था कि वो ज़रूर वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करेगी। यानी आधी आबादी जब सेलिब्रेट करे तो उसके बाद उसका मईशत पे क्या असर पड़ता है, वो कुछ नंबर्स हमारे पास हैं। अगर ये लिख के ही मेरी टीम दिखा सके तो बड़ी बात होगी। सबसे पहले जी कि एवरेज यानी सिर्फ कहा जाए कि हर शख्स जो मना रहा था वो इस दिन को, उसने कितना स्पेंड किया, तो लगभग $140 एक इंसान ने ऑन एन एवरेज खर्च किया इसके ऊपर, जो भी इसको मनाना चाहता था। इसके अलावा टोटल स्पेंडिंग तकरीबन $18 बिलियन की हुई सिर्फ ये एक दिन पे, जिसमें आप फूल, चॉकलेट्स, रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट्स, हर चीज़ शामिल कर लें। ये भी कहा जाता है कि हर 5 में से एक शख्स ने चूज़ ये किया कि वो अपने जिससे भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, बेशक वो उसके वालिदैन ही क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, उनके लिए ज्वेलरी का इंतखाब किया। इसके अलावा फूल भी बहुत मकबूल रहे, ख़ास तौर पे गुलाब का फूल। इसके बारे में आपको बताते चलें कि तकरीबन सिर्फ अमेरिका में वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी को $1 बिलियन के फूल ख़रीदे गए और उनको एक्सचेंज किया गया। इसके अलावा दूसरा जो सबसे ज़्यादा मशहूर टाइप ऑफ गिफ्ट रहा वो कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स था। लोगों ने मीठे से इस खूबसूरत से दिन को मनाने की कोशिश की और 70% जो लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ मीठा या कोई ना कोई चॉकलेट ज़रूर इस्तेमाल की। और इसके हवाले से भी कहा जाता है कि तकरीबन $1.7 बिलियन की चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ सिर्फ कल के रोज़ सिर्फ अमेरिका में एक्सचेंज की गई। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल था वो था जी जो इसके कार्ड्स होते हैं, वैलेंटाइंस डे के ग्रीटिंग कार्ड्स। एक ज़माने में हम पाकिस्तान में भी देखते थे, ईद पे, बड़ी ईद पे लोग
या न्यू ईयर पे ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करते थे। ये रिवायत अब पाकिस्तान में हम काफ़ी हद तक देखते हैं ख़त्म हो गई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज कर देते हैं। ई कार्ड्स का एक ज़माना आया था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अमेरिका में हम देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे के हवाले से खुसूसन ये रिवायत अभी भी कायम है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ कल के रोज़ सिर्फ अमेरिका में 19 करोड़ वैलेंटाइंस डे कार्ड्स एक्सचेंज किए गए ना। दैट्स अ बिग नंबर। आप एक मिनट के लिए इसे सोचें। मुझे लगता है कि कई लोगों ने सिर्फ एक कार्ड पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स देने की भी कोशिश की। लेकिन जनाब, ये तो थी वैलेंटाइंस डे की बात, मोहब्बत करने का। जिस तरह बार बार कहते हैं कि जी कोई भी दिन, सिर्फ एक दिन पे मोहब्बत मुहीत नहीं होती। आपको कोई भी मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसको ज़रूर कीजिए। ये जी जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये एस्टिमेटेड नंबर्स से जो ABC न्यूज़ ने इकट्ठा किया था, इसके हवाले से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी है, आइए आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये था इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ हॉलमार्क कैलेंडर डे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह के दिन हॉलमार्क ही मशहूर करता है, मदर्स डे, फादर्स डे, और इसका डायरेक्ट असर आप इकोनॉमी पे देख सकते हैं। ये सही है, गलत है, अख्तार के मुताबिक है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने नंबर्स रखे कि मईशत पे इस दिन का क्या असर पड़ता है। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इवन पाकिस्तान में अगर हम देख सकें तो जो फूल आपको 50 रुपए का मिल जाता था या 20 रुपए का एक गुलाब का फूल मिल जाता है, कल वो 250, 300 और शाम तक 500 रुपए पर लड़ी पे भी गया है, पर फूल पे भी गया है। तो ये थी मोहब्बत की कीमत जो आपको चुकानी ही पड़ती है। अब जरा जी आगे चलते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात करना चाहेंगे, जो आज का हमारा बड़ा सवाल होगा, हम हमेशा एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेने की कोशिश करते हैं। खुसूसन आज बात करेंगे बुजुर्गों के हवाले से। हमारा दीन भी, हमारा मजहब, हमारा माशरा हमें एहसन सलूक की तरगीब देता है, खुसूसन अपनी बड़ों से, बुजुर्गों से। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि घरों में नाचाकी या फिर रिश्तों में थोड़ी सी तलखी आ जाती है जब दो जनरेशन्स आपस में टकराती हैं। इसकी क्या वजह बनती है और इसमें दोनों ही जनरेशन्स को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, वो आज का हमारा मौजू होगा। अदब और लिहाज अपनी जगह बिल्कुल कायम व दायम है, लेकिन दो जनरेशन्स जो एक तरह से बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ दुनियाओं का हिस्सा रही हैं। अगर हम ये मानते हैं कि पिछले 10 सालों में, 20 सालों में हमारी दुनिया में बहुत तब्दीली आई है, हर वो चीज़ जिस तरह हम छोटे से छोटा काम जैसे करते हैं, अपनी बैंकिंग जैसे करते हैं, शॉपिंग जैसे करते हैं, लोगों से बात जिस तरह करते हैं, अपना दिन जैसे गुजारते हैं, जब उस हर चीज़ में तब्दीली आई है तो ये दो जनरेशन्स, एक ज़माने में बड़ा मशहूर लफ्ज़ हुआ करता था जनरेशन गैप, इस गैप को कैसे ख़त्म किया जाए और घर का माहौल अच्छा बनाकर कैसे चला जाए, आज का हमारा ये मौजू होगा। अभी बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो तिब्बे नबवी की तरफ भी आज हमारा रुख होगा। और आज हमने देखा है कि जिस तरह टेंशन्स हमारे माशरे में बढ़ रही हैं, तो ये बात पहले बहुत बड़े बुजुर्गों से मेरे ख्याल में अटैच की जाती थी कि उनको स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस का अटैक हो जाए, जिसको फालिज का अटैक कहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और जो लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं उनकी एज भी कम से कम है। तो तिब्बे नबवी हमें इस हवाले से क्या मशवरा देती है, क्या रहनुमाई करती है कि इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था पैरालिसिस, स्ट्रोक, या जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि फालिज और लकवा, अब हमारे माशरे में बड़ा प्रेवलेंट हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ज़रा सी बात हुई, गुस्सा आया, BP शूट किया, या फिर कोई स्ट्रेस और टेंशन लेके चले थे जिससे आसाब ऑलरेडी आपके वीक हुए हुए थे और ये मुसीबत भी सर पे आ गई। इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या वो वजूहात होती है जिसकी वजह से होता है, तिब्बे नबवी से रहनुमाई लेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रही है। बहुत अच्छा लगा, जुम्मा मुबारक आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आगा साहब, हमने क्योंकि अनाउंस भी किया हुआ है आज का सब्जेक्ट, हमने लकवा और फालिज को भी डिस्कस करना है, लेकिन ये बताइए कि हम जैसे कहते हैं कि बूढ़े लोग बिल्कुल बच्चों की मानंद हो जाते हैं, जब उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाए या लिंगरिंग प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट आ जाए, तो फिर आपकी क्या एडवाइस होती है लोगों को, और इसमें भी कुछ हमारी रहनुमाई कीजिए तिब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 साल के बाद इंसान का जहन बच्चों जैसा होना शुरू हो जाता है, यानी कि बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में जब वो चिड़चिड़ापन आता है, ज़िद आती है, सबसे ज़्यादा ज़िद बड़ी आ जाती है बुढ़ापे के अंदर।
तो बच्चों की मानिंद आपने देखा होगा ज़िद करते हैं, वालिदैन या बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं या बुज़ुर्ग वालिद होते हैं। आपने घर में देखा होगा अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो वो बच्चे से ज़िद करते हैं, कितनी देर में जाओगे, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर फ़लाँ चीज़ चाहिए, कब जाओगे, कब ले जाओगे, मुझे ज़रूरत है। वो उसी गुफ्तगू करते हैं। तो वो एक ज़िद होती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें बिल्कुल बच्चों की तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। उन पर चीखना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करें जैसे आप अपना एक बच्चा पाल रहे हैं। क्योंकि जब आप बच्चे थे तो उन्होंने आपको पाला था, अब वो बच्चे हैं, आपको उन्हें पालना है। अगर ये बात, ये लॉजिक इंसान समझ ले कि हमारे वालिदैन आज बूढ़े नहीं हैं, ये बच्चे हैं हमारे, हमें इनको बच्चों की तरह से ट्रीट करना। आप यकीन करें, ना हम उन्हें डांटेंगे, ना उन पे चीखेंगे, ना उन पे सख्ती करेंगे, और वो आराम से हमारी बात समझ भी लेंगे, क्योंकि वो बचपने के उसमें चले गए। वो आराम से बात समझ लेंगे, प्यार मोहब्बत से। सख्ती से बात नहीं समझते, वो तकरार बढ़ जाती है, आपस में दोनों की मज़ाहिमत बढ़ती है और मामला बिगड़ जाता है। अच्छा, और जिस तरह हमने कहा कि लिंगरिंग क्योंकि हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो ऑलरेडी जो छोटी छोटी बीमारियां अगर उनके साथ हैं, कोई डायबिटिक है या फिर ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो दवाइयां तो ले रहे होते हैं। इस तरह की टकराव की सूरत हाल में आप अक्सर देखते हैं कि बड़ा एक्सट्रीम कुछ हो जाता है, या तो खुदा ना खास्ता दिल का दौरा पड़ जाना, या फिर फालिज या लकवा। तो फालिज या लकवा भी इसी तरह गुस्से और स्ट्रेस की वजह से होता है? बिल्कुल, गुस्से और स्ट्रेस की वजह से भी होता है फालिज और लकवा, लेकिन इसकी जो बेसिक तिब्बी वजह होती है वो ये है, अगर मैदे में रतूबत बढ़ जाए। अब मैदे में अगर रतूबत बढ़ जाए तो फालिज होने का खतरा होता है, मैदे में अगर सर्दी बढ़ जाए फालिज होने का खतरा होता है। मैदे में रतूबत बढ़ जाए उसकी निशानी क्या होती है, जब इंसान सोता है तो रात में आपने देखा होगा पसीने ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा कि पसीनों के साथ साथ मुंह से राल भी बहती है अक्सर लोगों के। जब मुंह से राल बहती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उन साहब को या उन खातून को फालिज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैदे में सर्दी बैठ गई है तो बलगम ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए, ये सब ज़्यादातर सर्दी के ज़माने में होता है, तो इससे बचाव की तदबीर ये करनी चाहिए कि गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब गर्म ग़िज़ा में क्या है, जैसे शहद है, अदरक है, और शहद, अदरक, सिरका है, जैतून का तेल है। सिरका अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिरके को रोटी के साथ खाना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, लेकिन दिन के टाइम सिरका इस्तेमाल करें। अगर रात के टाइम सिरका इस्तेमाल करेंगे एसिडिटी बढ़ जाएगी। दिन के टाइम इस्तेमाल करें, वो भी सेब का इस्तेमाल करें। अच्छा आगा साहब, जिस तरह आपने इशारा किया कि रात के वक्त ठंडे पसीने आना या राल बहना, तो आपने ये देखा होगा अभी इतना सर्दी का ज़माना गया है, लेकिन गर्मियों में भी जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके कमरों में हम देखते हैं कि वो AC ज़्यादा नहीं चलाते, फ़ैन ज़्यादा नहीं चलाते। तो ये भी अगर चला के रखा जाए, मज़ीद सर्दी बढ़ा दी जाए, तब भी जिस्म अकड़ सकता है, लकवा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसमें तो ज़्यादा ही ख़तरा होता है, क्योंकि वो कुदरती मौसम नहीं होता, वो मसनूई मौसम हम उसको अरेंज कर लेते हैं। तो उसमें भी एहतियात ये करनी चाहिए। अगर ये निशानियाँ आ रही हैं कि पसीने ज़्यादा फूट रहे हैं, इंसान को ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और मुंह से राल बह रही है, बार बार टिश्यू से साफ़ कर रहे हैं, तो होशियार हो जाएं। सही। उसमें आप अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि अदरक थोड़ी गर्म होती है, मैदे में रतूबत को भी कम करती है और गर्म भी होती है। अदरक का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, शहद को और अदरक को मिला के खाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा और खुदा ना खासा किसी को अगर फालिज हो गया है, तो इस तरह आजकल की हम अगर मेडिसिन को देखते हैं तो जी बहुत सारे स्कैन्स कराए जाते हैं, फिजियोथेरेपी होती है। अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा है जो बिल्कुल ही टाइटन अप हो गया है, वो एक मसला है, लेकिन अगर लकवे में आपका जैसे चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें कोई इलाज है कि उसके बाद उसको दोबारा नॉर्मल किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि मैं बताऊं कि कुरान मजीद में परवरदिगार ने बड़ी शिफा रखी है। सूरह ज़लज़लाल, सूरह ज़लज़लाल को अगर सफ़े पलट पलट के सिर्फ देखेंगे, उससे भी लकवा चला जाता है। अच्छा। इतनी शिफा है मेरे तजर्बे में, मैंने हज़ारों लोगों को बताया। इसके अलावा अब्रेशम और अब्रेशम के साथ आप मिलाएं सनाए मक्की,
अब रेशम और सनाए मक्की खाएं, उससे भी ये जड़ी बूटियां हैं दोनों। अब रेशम नहीं, अब रेशम शहतूत के दरख्त पे एक कीड़ा होता है, उसका लुआब दहन से वो घर बनाता है। सही। वो घर जो बनाता है वो अब रेशम होता है, उस अब रेशम को खाने से भी ये लकवा खत्म होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब ये टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और यकीनन अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर किसी का कोई मेडिकल इशू चल रहा है तो उसको सेहत कामला भी दे। इसी दुआ के साथ इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम ख़त्म करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास टॉप स्टोरीज़ भी हैं और आपसे डिस्कस करेंगे कुछ मुल्की मामलात भी। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। जी जनाब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। यकीनन हम आज जो आपके सामने सेगमेंट्स लेके आए, जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, उससे आपको जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा मैंने ये बात क्यों कही। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। लेट्स टेक अ लुक एट आज इन फोकस। जी जनाब, इसी तब्दीली की हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का आगाज़ हमने बुज़ुर्गों के हवाले से किया कि उनको किस तरह उनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाए जा सकते हैं ताकि अदब और लिहाज भी ना छूटे और साथ साथ फैमिलीज़ में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। लेकिन जिस तरह के आपने हसनैन को देखा कि बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस हम समझते थे कि टीनेज में जाके लोगों में आता है, वो आज छोटे छोटे बच्चे डिस्प्ले कर रहे हैं। उनके पास वो तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं जिससे वो अपने आप को मनवा सकते हैं। तो ये जो मेरे ख्याल में आपसी डिफरेंस है ना कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हसनैन से। हसनैन इतनी कम उम्री में, ही इज़ ओनली 8 years old, लेकिन वो एक कामयाब आरजे हैं। उनका बहुत ही पॉपुलर शो पेशावर में चलता है। आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले उनकी पूरी ये जो जर्नी है उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, आपने देखा 8 साल नहीं 6 साल उम्र है हसनैन की और 92.2 FM पे इनका शो होता है। अगर आप पेशावर में हैं तो ज़रूर सुन सकते हैं। शो के 3 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तो ये बात करते ही हैं, बल्कि लोगों से इंटरव्यू भी लेते हैं। कमसन हैं लेकिन साथ साथ आई थिंक कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ टू हिज पर्सनैलिटी। जो तजस्सुस मेरे ख्याल में हम खो देते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमें लगने लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। इनके अंदर वो तजस्सुस है, वो क्यूरोसिटी है जिसका ये बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पेशावर स्टूडियो से मौजूद हैं हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो पे बुला के। मुझे ये बताओ कि आप जब अपना शो प्लान करते हो रेडियो पे तो क्या क्या चीज़ें उसमें आप सोचते हो? ये सारे आइडियाज़ आपके अपने होते हैं या प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्कस करते हो? किस तरह आपका शो तरतीब दिया जाता है? जी मैं शुरुआत शो की ऐसे हुई थी कि मैं जो है रेडियो ऑडिशन हो रहा था। अच्छा। तो मैं जो है उसके अंदर आया और मैंने जो है ऑडिशन दिया तो लोगों को पसंद आ गया मेरा ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और हमारे शो के 3 सेगमेंट होता है। पहला सरफ़े आगाज़ जिसमें हम टॉपिक बोलते हैं, और दूसरा इंसान लिए जिसमें मेहमान होता है, तीसरा इल्म खजाना जिसके अंदर जो है हम कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। सही। अच्छा हसनैन, अपने शो की तैयारी करने के लिए तुम्हें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? जैसे आपने कहा कि नॉलेज वाला जो सेगमेंट होता है उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा, रिसर्च करनी पड़ती होगी। जी इतना मुश्किल नहीं होता है इसकी रिसर्च करना। सही, बिल्कुल में जो है इसकी रिसर्च करना मुश्किल नहीं होता। मैं जो है कभी कभी एक दिन में सारा याद हो जाता है, कभी 2 दिन में, कभी जो है मंडे से फ्राइडे तक, और कभी 1 दिन कभी 2 दिन। अच्छा हसनैन, मुझे ये बताओ कि लास्ट अभी जो तुमने जैसे कहा कि एक टॉपिक होता है जिस पे तुम बात करते हो, तो जो तुम्हारा लास्ट रेडियो शो हुआ था उसके अंदर कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था आपने? लास्ट रेडियो शो जो है उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया था कि वो क्या था कोई भी टॉपिक किसी भी पुराने शो का बता दो क्योंकि उसका अच्छा अब जब आप 300 का याद है कि क्या टॉपिक था। ओके, मुझे ये बताओ कि अब जब रेडियो पे शो करते हो तो तुम्हारे जो क्लास फेलोज हैं, स्कूल में लोग हैं, वो आपका शो सुनते हैं? कोई फीडबैक देते हैं आपको कि कौन सा शो अच्छा था? यस, मेरी प्रिंसिपल भी सुनती है, हमारे अकेडमी वाले भी सुनते हैं। अच्छा। उसके साथ जो है और बच्चे सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम तो नहीं आते रेडियो पे, पर मैं उन्हें कह देता हूँ क्यों, इतनी तो किसको पता होता है
तो हफ्ते को होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फरमाइश करते हैं कि जिस तरह तुम लोगों के इंटरव्यूज भी करते हो कि भाई अब अगली दफा अगर कोशिश करो इसको भी बुलाना अपने शो में, ऐसे कभी लोगों ने फरमाइश की है तुमसे? यस, तो हमारी मैम भी जो है कहती थी हाँ? कि इस बच्चे को ले जाना और इससे पूछना कि तुम क्यों शैतानी करते हो। अच्छा, अजीब अजीब, ये भी सही हो गया। मुझे ये बताओ कि रेडियो पे जिस तरह सभी आरजेस का ना कोई एक मखसूस स्टाइल होता है, वो अपने तरीके से लोगों को सलाम करते हैं या अपने तरीके से अपने शो में वेलकम करते हैं, फिर जब शो खत्म होने लगता है तो भी अपने अंदाज में खुदाफिज कहते हैं। आप अपने शो में लोगों को कैसे, लिसनर्स को कैसे वेलकम करते हो? समझो कि रेडियो शो कर रहे हो तो लोगों को कैसे वेलकम करोगे? कैसे हो मेरे प्यार जी? मैं उन्हें ऐसे वेलकम करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके शो का नाम है द सुपर किंग मोहम्मद हसनैन शो, और आप लोग सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव पुख्तूनख्वा रेडियो FM 92.2 पेशावर। और हमेशा की तरह हम इस शो में अकेले नहीं है, हमारे साथ दे रही हैं जिया बाजी, और जिया बाजी हमारी को होस्ट है। मैं इस तरह उनको जो है वेलकम करता हूँ, ट्रीट करता हूँ। जबरदस्त। और जब आपने खुदाफिज कहना होता है अपने शो से लोगों को, तब क्या करते हो? कोई मैसेज दे के खुदाफिज कहते हो? नो, मैं इस तरह कहता हूँ कि हमारा टाइम जो है खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो हमें इजाजत दीजिए, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा शो पसंद आया होगा। दूसरी बार आएंगे एक नए शो के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। अच्छा हसनैन, मुझे ये बताओ कि अभी तक तुमने इतने लोगों के साथ इंटरव्यू किया है, इतने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे बात की है, सबसे ज्यादा मजा तुम्हें कौन सा इंटरव्यू लेने में आया था? मुझे जो है सबसे ज्यादा मजा उसके अंदर आया था जब जो है मैं अपनी प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू ले रहा था। डर नहीं लग रहा था अपनी प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेते हुए? नो, प्रिंसिपल तो बस मेरी दोस्त है, ये समझ। अच्छा, और आपकी बहन भाई कितने हैं? एक बहन है, वो 2 साल की है, पर मुझसे भी ज्यादा वो है तेज। तुमसे भी ज्यादा तेज है। आप उसको कभी शो पे लेके आए हो अपनी बहन को? यस, वो जो है इतनी शरारती है। एक बार हमारी एक पर्शियन कैट थी, हाँ? तो हम एक वीडियो बना रहे थे। सही। तो मैं कह रहा था अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मेरी बहन बार बार कह रही थी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बिल्कुल आपकी कॉपी करती है। मैंने कहा ये है हमारी छोटी सी स्वीटी, फिर वो भी कह रही थी थोती थोती छोटी थोती। बिल्कुल सही। अच्छा हसनैन, आपको लगता है कि आपकी बहन भी बड़े होकर आरजे बनेगी, आपकी तरह शो करेगी? यस, वो तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, यानी आपसे भी ज्यादा छोटी उम्र में वो रेडियो शो शुरू कर देगी? हाँ, पर ये मुझसे ज्यादा कुछ किस्म की तेज है। अच्छा हसनैन, मुझे तुमसे ये भी पूछना है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? जी, मैं जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक अच्छा इंसान और अल्लामा इकबाल की तरह सोच रखने वाला, अपने टीचर्स की दुआओं के साथ साथ एक अल्लामा इकबाल की तरह पॉइंट बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन आपकी आवाज़ ऐसी है जिसमें एक जादू है। अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास सलाहियत दी है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनका मूड भी अच्छा हो जाता है, वो मुस्कुराने भी लगते हैं, और जो आपका हौसला है वो भी अपने अंदर फील करने लगते हैं। तो इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए, और आपका शो अल्लाह ताला और उसको कामयाब करे। इसी के साथ व्यूअर्स, जिस तरह कि आपने देखा कि हसनैन का जो आउटलुक टू लाइफ है, हम ऐसे ही बच्चों को, ऐसे ही पाकिस्तानियों को आपके सामने लेके आते हैं ना सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, ताकि आप भी ज़िंदगी को एक नई मुस्कुराहट, एक नई जहद के साथ फेस कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, और फिर टाइम होगा हमारे डिस्कशन का, तो हमारे साथ रहिए।
एंड वेलकम बैक। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात फेसबुक पे शेयर की थी कि जब हम छोटे थे तो बड़ों की सुनी जाती थी और जब हम बड़े हुए तो छोटे बच्चों की सुनने का रिवाज हो गया, तो हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। यही बात हम अक्सर फील करते हैं जब हम बड़ों से, बुज़ुर्गों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बात एक सच है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में सेट होते चले जाते हैं। हमारी नापसंद और पसंद बड़ी प्रोनाउंस्ड हो जाती है और वक्त के साथ साथ अगर खुदा न खासा आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हों, कोई लिंगरिंग आपके साथ बीमारियां या डिजीज़ेज़ हैं, तो उसकी वजह से भी मिजाज में चिड़चिड़ाहट आती है। अब हम अक्सर जब इस मौजू पे बात करते हैं कि बुज़ुर्गों के साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, तो हम दीन को या माशरती तौर पे भी ये समझते हैं कि उनके साथ हमारा रवैया मुखलिसाना होना चाहिए, अच्छे से उनको ट्रीट करें, कई चीज़ों में उनकी बात मानें, लेकिन लचक दोनों तरफ से ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक अगर सीनियर सिटीजन्स को मैं 60 से अबव लोग करार देते हैं हम जैसे, तो 1 करोड़ से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द अगर पूरा सिस्टम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि बात अक्सर सिर्फ नौजवानों की जाती है कि पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा आबादी नौजवानों और कम उम्र लोगों की है। तो व्हाट अबाउट दीज 1 करोड़ लोग? क्या इनके ख्याल के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनकी ज़रूरतों के हवाले से रियासत और हम एज अ माशरा सोच भी रहे हैं या नहीं? आज हमारा यही सब्जेक्ट होगा। कुछ दीन से भी रहनुमाई लेंगे और माशरती तौर पर भी इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि घरों में अक्सर जो आपसी इख्तिलाफात होते हैं उसकी एक बड़ी वजह यही बनती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो तवक्कुआत हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स से, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती हैं। आपका अगर लाइफ में कुछ एम्बिशन है, आप दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ लोग मोहब्बत के बावजूद ऐसा समझते हैं कि शायद उनके जो रिश्ते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनको पीछे खींच रही हैं। इस वजह से कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती चली जाती हैं और मामला बहुत मेरे ख्याल में गंभीर भी हो जाता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं और डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। मैंने ये ज़रूर कहा है कि ज़िंदगी कई अदवार से गुजरती है। जब आप बच्चे होते हैं तो अपने बुजुर्गों, अपने वालिदैन को ये देखते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो आपके सुपर हीरोज़ होते हैं। अम्मी बताएंगी कैसे कोई काम करना है, अब्बू इस बात में गाइड करेंगे, लेकिन फिर जैसे आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं आपको लगता है कि आप अपने वालिदैन से ज़्यादा जानते हैं। और ये मसला आजकल ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है बिकॉज आपके पास जो टूल्स हैं, जिस तरह के कंप्यूटर्स हैं, चीज़ें, जो तरीका है ज़िंदगी को गुजारने का, वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है। आज अगर आप एक कॉलेज का या करियर का भी इंतखाब करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी रहनुमाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि हमें जब सब चीज़ें खुद ही करनी है तो शायद मुझे ज़्यादा आता है। फिर ज़िंदगी का पहिया आगे बढ़ता है और जब आप खुद वालिदैन बनते हैं तो आपको उनकी कई बातें याद आती हैं और आपको लगता है कि उनकी बातों में कितनी विजडम थी, कितना तजुर्बा था। तो ये वो अदवार है जिनसे हमें गुजरना है, लेकिन फिर भी आजकल के माहौल में, आजकल की दुनिया में किस तरह अपने घरेलू मामलात को अच्छा रखा जाए, घर का माहौल अच्छा रखा जाए और इस जनरेशन गैप को ख़त्म किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना ओवैस साहिबा, यूर ए रिसर्च स्कॉलर। थैंक यू वेरी मच फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं फाकिया इमरान, आप कानलियंस के साथ होती हैं। यूर ऑल्सो अ लाइफ एंड अ कॉर्पोरेट कोच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर फाकिया। सबसे पहले अगर फरहाना आपा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, जब भी हम ये बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि सास बहू का मामला अगर डिस्कस किया जाए तो बहू मजलूम है, इसी तरह जब वालिदैन या बुजुर्गों की बात आती है, बगैर एक जनरल ब्रश स्ट्रोक से हम ये कहते हैं कि भाई वालिदैन सही कह रहे होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी कभार जो इख्तिलाफात होते हैं उसमें ताली दोनों हाथों से बचती है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर इंसान जो है वो एक अच्छी, कामयाब और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहता है और एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ें भी चाहिए होती हैं कि उसमें कुछ तहजीब और शाइस्तगी भी हो, वक़ार हो, उसमें नरमी भी हो, हमदर्दी भी हो, एक दूसरे का ख्याल करने का तरीका भी हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान खुद से तो नहीं अपने अंदर लेकर आया था। इन तमाम चीज़ों को हमें कैसे पता चला? जिसने हमें पैदा किया उसने हमें ये भी बता दिया कि ये ज़िंदगी को आप कामयाब कैसे बना सकते हैं, खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, अच्छे तरीके से कैसे लेके चल सकते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि देखो, बंदगी तो सिर्फ मेरे लिए, यानी तुम सिर्फ इबादत मेरी ही करोगे और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और ये एक जगह पे नहीं, बहुत जगहों पर आया और फिर बहुत सी जगहों पर तो इस तरह से आया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो।
यानी किसी और हस्ती के लिए शुक्र का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया, अपने बाद वालिदैन के लिए इस्तेमाल किया। तो गोया सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि लफ्ज़ एहसान लोग ना इसको भी बड़ा कई मायनों में लेते हैं। जब हमें अल्लाह ताला हमें ये हिदायत देता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो जिस तरह सूरह रहमान में भी कहा जाता है कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है, नेकी के ज़मरे में इसको लें या वाकई जैसे हम तरीके अपने उसमें ना मेरा एहसान है तुम पे, ये जो एहसान हम लेते हैं ना ये उसमें नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप अपने अंदर वो रवैया लेकर आएँ, वो शाइस्तगी और वो नरमी लेकर आएँ, वो मुलायमत लेकर आएँ कि आप, जो कि हमें अहादीस में भी मिलता है कि वालिदैन के आगे इज्जत से और मेहरबानी के साथ हाथ बांध के खड़े रहो। तो ये तमाम जो आपके रवैये हैं ये एहसान है कि आपने अपने वालिदैन का ख्याल रखा, उनसे नरमी से बात की, उनका अदब और ख्याल किया और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें लेके चलते हैं जो कि वो आपके साथ करते रहे थे शुरू में, अब आपने करना है, जब आप समझ की उम्र को और इस बात पे पहुंचे हैं कि आप कर सकते हैं, तो ये आपने करना है, ये इन रिटर्न है। तो इसीलिए एहसान का बदला, एहसान का मतलब ये है कि उन्होंने आपके साथ जो अच्छा रवैया रखा। और फिर दुआओं में भी आपको ये कहा गया कि ए परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था जब मैं छोटा था। फिर हदीस पाक देख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो बुजुर्गों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। बात ही खत्म होगी ना अगर आप बड़ों का, बुजुर्गों का ख्याल नहीं कर रहे। और फिर बुजुर्गों में आप सिर्फ अपने वालिदैन को ना शामिल करें, उसमें आपके असातिज़ा कराम भी हैं। जब वो बुजुर्ग होते हैं तो आपने उनके साथ भी अच्छा रवैया रखना है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं सोशली जो आपके मोहल्ले के आसपास के रहने वाले, या वो लोग जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, और वो जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा दीन ऐसा है कि उसने हमें सबके लिए अच्छा रवैया अख्तियार करने के लिए कहा है। जो फॉर ग्रांटेड होती थी या जिसको हम बड़ा आम समझते थे अपने माशरे में, वो ख़त्म होती जा रही हैं। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ फरहाना आपा, तो अक्सर आप देखें कि पहले होता था इस्लामाबाद में, हम जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो बस आती थी, बस आपको लेके लाउंज तक लेके जाती थी। उस बस में मैंने अक्सर देखा, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, हर कोई स्टैंडिंग होता है, यंग लोग जाके बैठ जाते हैं, बड़े और बुजुर्ग खड़े हुए हैं, आप अपनी जगह नहीं दे रहे। यानी अदब लिहाज का ये तो बड़ा एक छोटा सा, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि देखिए हमें सबसे पहले जो ना अदब सिखाता है हमारा दीन जी। और ये अदब जो है हमें अल्लाह ने दिया है, और ये तमाम जो हमारी तालीमात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रांसफ़र की। ये है ज़िंदगी को गुजारने का कामयाबी के साथ एक अच्छा तरीका। अगर तुम इसको फॉलो करोगे, मेरी बातों को मानोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने रवैये से, अपनी सीरत पाक में जो करके दिखा दिया, उसको फॉलो करोगे। सिर्फ कहने की हद तक मत कहो कि हम नबी के आशिक हैं, हम तो मरते हैं, हम उनके नाम पे, हम नाम को चूमते हैं, नहीं, सीरत नबी आप उसको फॉलो किस तरह करते हैं, वो मोहब्बत है। पर बात को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। कॉलर भी हमारे साथ हैं, और उसके बाद फाकिया से भी मैं पूछूंगी कि भाई अक्सर वालिदैन की मोहब्बत में कमी नहीं होती, यानी हम सभी अपने वालिदैन से, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। मसला आता है जब एक यंग पर्सन ये समझने लगता है कि मुझे मसला उनकी रोक और टोक से है। अब इसको कैसे डील किया जाए, फाकिया से पूछेंगे। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज तो मेरा दिल जो है वो आप लोगों ने बहुत खुश कर दिया है जी। बुजुर्गों का जो साया है, मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। और जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते या उनकी नहीं मानते, तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि भाइयों, आप जिस तरीके से 10 में कोई वो कहते हैं ना कि आंखों वालों आंखें बड़ी नेमत है, तो मेरे भाइयों, वालिदैन वालों, वालिदैन बड़ी नेमत है। जो लोग ये जिंदा है इनकी कदर कर ले, क्योंकि इन्होंने जो चीजें देखी हैं वो आप लोगों ने नहीं देखी। अगर आपको रोकते हैं तो आपके फायदे के लिए है, अगर आपको कहीं पे जाने से मना करते हैं तो आपके फायदे के लिए है। तो इनको आप बराए करम, जब भी ठीक है शादी कर ली, आपकी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे, लेकिन ये भी तो किसी के वालिदैन है। कल आपके पर भी 20 साल के बाद यही फिल्म दोबारा आपके साथ शुरू हो जाएगी अगर आप अच्छा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ना कि कई नेमतों का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो आपसे छिन नहीं जाती। बहुत सारे लोग यही बात करते हुए सुने जाते हैं कि भाई जितना वक्त था, अल्लाह का शुक्र है कि हमें खिदमत करने का मौका मिल गया, और जब वालिदैन
वालिदैन आपके साथ नहीं होते तब एहसास होता है कि ये साया कितना ज़रूरी था। आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने करियर की कामयाबियाँ, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो सिर्फ वतन वापस इसलिए लौट के आए कि वो अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की खिदमत कर सकें। तो फाकिया आपके पास आना चाहूँगी, अब इस तरह के डिसीजंस लेके भी ऐसा नहीं कि एहसास नहीं है या मोहब्बत नहीं है वालिदैन या बुजुर्गों की तरफ, मसला तब पैदा होता है जब रोक टोक, यानी अपनी ज़िंदगी को गुजारना, किस हद तक दूसरे को यह हक दिया जाए, अपनी खुशी को कहाँ तक लोग सल्ब करेंगे, यानी कुर्बानी देना चाहते हैं वालिदैन ने, बच्चों के लिए कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे बड़े होकर किस हद तक कुर्बानी दे पाएंगे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी आपकी ये बात सुन रही थी और अब इसी बात सारी ये है कि अभी आपने जिस एहसान वाली बात भी की, फिर उसके बाद आपने वो जब हम जाते हैं फ्लाइट्स पे तो उसकी भी एग्जांपल दी कि जहाज में जब हम बैठने जा रहे होते हैं, तो जब हम कोच में जा रहे होते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अभी भी रवायात बहुत कम हुई हैं, लेकिन अभी भी देखने में जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो यही है कि अभी भी अगर आप उसमें बैठते हैं तो लोग एकदम खड़े हो जाएंगे अगर वो देखेंगे कि कोई खातून है जिसके साथ बच्चे हैं, या अगर कोई बुजुर्ग है तो शर्मा शर्मी में यानी अगर आप उनको हेल्प की जरूरत होती है तो हम माशरती तौर पे फौरन आगे बढ़ते हैं। वो बिल्कुल है, सो इट्स देयर। हाँ, रवायात जरूर थोड़ी सी कमी उसमें जरूर आई है। दूसरी भी एक आपने बात और की थी कि आई थिंक ये होता है कि हर जनरेशन, और मेरे ख्याल में सिद्रा आपको भी होगा, मुझे याद है हम खुद भी जब कॉलेज में होते थे, ये वो टाइम है जहाँ आपको लगता है कि आपसे ज्यादा अक्लमंद दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ, सारी चीजें सिर्फ आप ही को मालूम है। डिफरेंसेस है ना। हाँ। आप जैसे आप कहते थे अगर वालदा है गाइड कर रही हैं आपकी अम्मी आपको, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई ये ना पहनो, ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। आप कहेंगे कि जी नहीं, माशरे में अब इसकी बड़ी एक्सेप्टेंस आ गई, अम्मी सब कुछ सही है, मुझे अपने तरीके से एक्सप्रेस करने थे। वहाँ जो रोक और टोक कैसे बाउंड्री सेट करें? is that I'm a mother. I have a daughter who's 18 years old. ठीक है, and then I have a mother, माशाल्लाह, definitely उनका exposure और तरह से है। So जब मुझे मेरी अम्मी कुछ कहती है तो मुझे लगता है कि मुझे रोक रही हैं, लेकिन जब मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी विजडम वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। So I think ये एक वो वाली बात है, जब तक आपका रोल चेंज नहीं होता आपको मालूम नहीं होता। दूसरी एक बात जो मैं जहाँ बिल्कुल इंडोर्स भी करूँगी, आई थिंक रिलेशनशिप से ज़्यादा जो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एज पेरेंट्स भी देखने की ज़रूरत है ना, वो है हमारे अपने बच्चे की ग्रूमिंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि वो रवैया उसका किस तरह से। साइकोलॉजिकली भी इस पे बात करना चाहेंगे कि क्या माओ को या पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपने ज़िंदगी ऐसे गुजारी होती है जहाँ बच्चा आपसे हर चीज़ पे कंसल्ट कर रहा है कि जी मुझे ये खाना है, मुझे बताइए ये कपड़े अच्छे लगे। जहाँ उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, आप कहते हैं कितना बदतमीज और नालायक हो गया मेरी औलाद। उस पर बात करेंगे जी। एक कॉलर हमारे साथ है, कॉलर भी ले लें या ब्रेक के बाद लें? कॉल ले लें, ब्रेक ले लेते हैं पहले, उसके बाद वापस आएंगे और कॉलर से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज का हमारा सब्जेक्ट बुजुर्गों से हमारा रवैया और किस तरह आपसी इख्तलाफात, जो जनरेशन्स के इख्तलाफात होते हैं, उनको खुश उसलूबी से निभाया और हल किया जा सकता है। लेकिन थोड़े मुख्तलिफ पहलुओं को यहाँ पे हम उठाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि पूरी ज़िंदगी लोग सर्व करते हैं कि उनके पास कोई जमा पूंजी हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, उनकी शादियाँ कर देते हैं, लेकिन फिर अगर फॉर एनी रीज़न आपके बुज़ुर्ग वालिदैन में से कोई एक हयात हो तो अक्सर फैमिलीज़ उन पर दबाव ये डाल रही होती हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही जो कुछ आपकी जमा पूंजी है, जो घर है, जायदाद है, उसका बंटवारा कीजिए और आपस में बांट दीजिए उसको। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से अननेसेसरी घर में तनाव की सूरत हाल होती है, प्रेशर्स होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए? क्या उनको गिवन कर देना चाहिए जो उनका एक हल्का अहबाब उन्होंने बनाया, जो घर उन्होंने तामीर किया, उसको फौरी तौर पर बेचें और हिस्से बच्चों में बांट दें, या फिर उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारनी चाहिए? ये वो सवाल है जो फरहाना आपा आपके सामने रखना चाहूँगी। एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उनके साथ उनका एक बेटा भी था। कहने लगे कि मैं अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा जो है इसको देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि क्या आपके और बच्चे भी हैं? जी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे और बच्चे भी हैं। तो आपने पूछा कि क्या आप उनको भी इसी तरह दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे बहुत प्यारा है। तो किसी वजह से प्यारा होगा, ज़्यादा खिदमत गुजार होगा। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये सही नहीं है। अगर तुम इससे ज़्यादा मोहब्बत करते भी हो लेकिन तुम्हारी औलाद ज़्यादा है, तो अगर तुम कोई चीज़ देने खड़े होगे तो तुम सबको बराबर से दोगे। सही, ये तो हमारा दीन कह रहा है। अब आपका सवाल कि क्या दे देना चाहिए? देखिए, वालिदैन अगर कोई भी घर बनाते हैं, फ़र्ज़ किया
कोई और चीज़ बनाते हैं और यकीनन उनकी पूरी ज़िंदगी की उसमें मेहनत होती है और बड़ी उनके खून पसीने की कमाइयाँ होती हैं, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं उसमें। बिल्कुल। तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में बच्चों को बिठा के ये बता दें कि अगर ये घर हमारे बाद तुम लोगों ने बेचा तो किस तरह से इसको तुम लोग किसके हिस्से में क्या क्या जाएगा। ना पर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि आप एक घर में सिचुएशन देख रहे हैं, दो भाई लड़े जा रहे हैं, बेवा माँ के ऊपर ये प्रेशर है कि बस आप घर बेचें। आप देख रहे हैं कि अभी तो ये घर बिका नहीं है, तो मुझ पे ये सिचुएशन आ चुकी है और इस तरह मेरी जवाब तलबी हो रही है। कल को ये भी जब आपकी जमा पूंजी, आपकी जायदाद आपके हाथ से निकल गई तो किस रवैये की उम्मीद कर सकती है वो माँ पे? देखिए, जब बच्चे माँ बाप की जिंदगी में लड़ रहे हों तो यकीनन वो इंडिकेशन है कि इसके बाद भी रवैया अच्छा नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा बुरा होगा। सही। तो वालिदैन को कभी भी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला हो। सही। क्योंकि देखें, वैसे भी जब वालिदैन जाएंगे तो वो सब कुछ बच्चों के हिस्से में आएगा, वो शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे वो उसको अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को का इस रवैये तक पहुंच जाना जो है यकीनन उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह भी है, लेकिन उनके लिए जो कहना चाहिए कि जिंदगी और आखिरत दोनों के लिए जो है अपनी वो बर्बादी कर रहे होते हैं। क्योंकि जब पूछा जाता है ना कि भाई आपका माँ बाप के साथ आपका रवैया कैसा होगा या ये इनकी क्या अहमियत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही फरमाया कि ये तुम्हारी जन्नत भी हैं और ये तुम्हारी दोज़ख भी हैं। पूछा कैसे? अगर तुमने खिदमत की और इनको राजी कर लिया तो जन्नत है, अगर तुमने इनकी खिदमत नहीं की, राजी नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। बिल्कुल। तो इसलिए एक मौके पर तो आपने ये भी फरमाया कि जलील हो वो शख्स, जलील हो। 3 मरतबा फरमाया। तो सहाबा किराम ने पूछा कि कौन? तो आपने फरमाया कि जो अपने वालिदैन को पाए, जिंदगी में उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सके तो वो जलील हो। तो इसका ऑपोजिट तो ये होगा ना कि फिर अगर वो खिदमत करता है, तो अच्छे काम करता है तो जन्नत में जाएगा। सही। तो आखिर वो हमें इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये रवैये क्यों हो रहे हैं या कहाँ पे तरबियत की कमी है जो बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में। और ये मेरी अपनी आंखों के देखे हुए वाकयात हैं, सुबह शाम देख रही होती हूँ कि माँ के ऊपर प्रेशर है, घर बेच दें ताकि हम अपना कारोबार में कर सकें, कारोबार कर लें या कोई घर अपना अलग बना सकें। और वालिदैन अक्सर ये करते हैं कि बच्चों की खातिर फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ है फाकिया, उसके बाद आपके पास आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? आप इधर से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखें ये बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है कि बच्चों को वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए जी। और उनको हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहिए। सही। लेकिन इसमें दूसरा मेरा जो रवैया है वालिदैन की तरफ से वो वही है जो हमारी सारी कौम का मसला है कि तालीम और स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है जी। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को पढ़ाएं लिखाएं, अपनी रीडिंग करें और एज ए पेरेंट अपनी स्किल को डेवलप करें। सही। अगर वो पेरेंट अच्छी तरह रहेंगे और अपनी औलाद के लिए फैसिलिटीज फराहम करेंगे, बिफोर टाइम दे दें जो कुछ देना है उनको, ताकि वो उनके सही काम आ जाए। बिल्कुल। लेकिन सर, आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। अभी ये बात करते करते मेरे जहन में आ रहा था कि ये मसाइल मुझे ज़्यादातर हमारे अपने माशरे में नज़र आते हैं। फाकिया, आप क्या कहेंगी कि आप ये देखें कि जापानीज़ को देखें, चाइनीज़ को देखें, यूरोपियंस को देखें जी, वो 60 साल 70 साल की उम्र पे वर्ल्ड टूर पे निकले हुए होते हैं। हमारे यहाँ 45 क्रॉस नहीं होती तो रिक्शे में नहीं बैठा जा रहा होता। हमारे यहाँ के बुजुर्ग अपने हाथ पैर क्यों छोड़ देते हैं? बिल्कुल, अब जो करेगा बच्चा करेगा। हम जो पहले महल बना रहे थे, पूरी दुनिया में भागते दौड़ते थे, 50-60 जैसे ही क्रॉस की बुढ़ापे को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अब तो मैं नानी दादी बन गई हूँ, अब सारे मेरी बैठ के खिदमत करें। ये भी तो नहीं हो सकता। अच्छा देखें, अब वो हम इस अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते वेस्ट के साथ। सिंपल सी बात है। वहाँ पे अगर आप देखें तो जिस अगर मेरा बच्चा 18 साल या 17 साल का है तो अभी भी मेरे घर पे और हम उसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर तो आप देखें वो थोड़ी सी एक एज आती है, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन भी खुद फाइनेंस कर रहे होते हैं। सो वो बड़ी डिफरेंट फैब्रिक है, हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते। दूसरा, वहाँ का हेल्थ सिस्टम और यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे है ही नहीं है। वेलफेयर स्टेट्स हैं मोस्टली वहाँ पे वो लुक आफ्टर हैं। यहाँ पे तो पेरेंट्स जो अच्छी चीज लगती है कि आपकी जिम्मेदारियां, आपके हुकूक, आपके फराइज अपनी जगह, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं ना वो, कि मेरी खुशी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम हमारे यहाँ क्या होता है, हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग में सबसे आगे हैं। हम बच्चा अगर आपके साथ, आप वालिदैन अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि वक्त नहीं गुजारता। जितना वक्त वो आपके साथ गुजारता है, आप उसमें अलिफ से लेके ये तक उसमें जितनी बुराइयां हैं आप उसको बता देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज उस टाइम पे कोई अच्छी बात नहीं हो रही होती, शिकायत हो रही होती है। लेकिन सिद्धा, अभी जब आप बात कर रहे थे ना, जिस तरह मदर की भी बात कर रहे थे कि अगर किसी को हिस्सा दे देना चाहिए या नहीं, आई थिंक एज पेरेंट्स हमें भी ना ये फुल सर्कल है।
जब मैं पेरेंट नहीं हूँ तो मेरा एक रवैया है, जब मैं खुद पेरेंट बन गई हूँ तो मेरा दूसरा रवैया। कल तक मैं दादी नहीं थी तो मेरा दादी के साथ दूसरा रवैया था, मेरे बच्चों का अपनी दादी की तरफ और रवैया था। आज मैं खुद दादी बन गई हूँ तो आज मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात जो तरबियत वाली बात भी इन्होंने की ना, अगर हम शुरू से, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम ईद पे जिस तरह जाया करते थे, हमें बड़ा क्लियर ये बताया गया था कि ये दादी का घर है, ये नानी का घर है, इनके साथ बैठना है। हम अपने बच्चों को अगर आज ये नहीं बताएंगे कि दादी के साथ या नानी के साथ बैठना है, तो कल हमारे साथ भी कोई नहीं बैठेगा। जिंदगी थोड़ी तब्दील भी तो हुई है ना। मिसाल के तौर पे हमारे घर में बुजुर्ग हमेशा ये इस बात पे टोकते हैं लोगों को कि भाई काम तो हमने भी किए हैं, तुम लोगों के कान पे हर वक्त क्यों मोबाइल क्यों लाए। भाई आपने जिस जमाने में काम किए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके ऑफिस से एक दिन डाक जाती थी, अगले दिन कहीं पहुंचती थी, फिर उस दिन वहां से जवाब निकलता था, आपके पास परसों पहुंचता था। 3 दिन का ब्रेक था, यहाँ 5-5 मिनट में ईमेल्स जा रही होती है। तो तरीका भी बहुत मुख्तलिफ है दुनिया का। इसमें ठीक है, फराइज और हुकूक अपनी जगह, लेकिन यंगस्टर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है, और बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जी सिर्फ आपकी ये तवक्को है कि लोग आपकी खिदमत करते रहेंगे और हर वक्त आपके साथ रहेंगे, ये भी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि कई हद तक ये उनके साथ ज्यादती भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि हुकूक और फ़राइज़, ठीक है, बुज़ुर्गों का अदब और लिहाज हमें करना चाहिए, हमेशा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए अगर कोई इख्तिलाफ की सिचुएशन भी हो, ताकि आप कन्फ्रंटेशन में ना पड़ें। लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, तो थोड़ी सी लचक हमारे बुज़ुर्गों में भी चाहिए। आप दुनिया भर में देखें, आजकल इतने टूल्स हैं, नई नई चीज़ें अगर आप सीख लें, कंप्यूटर सीख लें, इंटरनेट पर जाना सीख लें, आपके लिए बहुत कुछ होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। आप भी अपना वक्त सही सर्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे की कोई कही हुई बात या बहू की कही हुई किसी बात पे अटक जाएं और पूरा दिन अपनी तबीयत ख़राब करते रहें। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हम जब भी देखते हैं ओल्ड एज होम्स का जिक्र आता है, तो एक सडनली हमारे जहन में ना एक क्लैश आ जाता है। हम कहते हैं ये तो जी बड़ी ही कोई नाफरमान औलाद है जिसने अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में रखा है। हम जिस तरह हमारा माशरा बदल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ओल्ड एज में किसी का पार्टनर गुजर जाता है और एक खातून या एक मर्द अकेले रह जाते हैं ओल्ड एज में और उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, या फिर हमारे माशरे में अब तो ऐसी भी रिवायत है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने कभी कोई शादी नहीं की है, ऐसे लोगों को बजाय इसके कि वो रिश्तेदार टू रिश्तेदार जाते रहें और उनके साथ बुरे से बुरा रवैया हो, क्या ये अच्छा नहीं है कि उनके पास डिग्निफाइड ओल्ड एज होम्स हो जहाँ वो अपनी उम्र के लोगों के साथ रह के कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार सके? इसमें हमारा जहन क्यों इतना बंद है, इस पे बारे में बात करना चाहेंगे। फरहाना आपा, ओल्ड एज होम डिग्निफाइड नहीं हो सकते? देखिए, ये फिर वही बात है कि जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों का ख्याल कर रही होती हैं और वहाँ पे ओल्ड एज होम जो है उनको पूरी फैसिलिटीज़ भी मिल रही होती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि ओल्ड एज होम जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट हैं, लोगों ने हाँ मतलब खुद लोगों ने NGOs वगैरह जो है इस पर काम कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं इनकरेज करूँगी। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए, जैसे आपने कहा कि किसी का कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है और बच्चे भी नहीं है उसके, वो अकेला है और कोई संभालने वाला नहीं है, तो ऐसे में तो ये उसके लिए बड़ी जन्नत जैसी चीज़ है कि वो वहाँ पे इदारे में जाता है, चंद अपनी उम्र के लोगों में बैठता है, वहाँ पे बातचीत करता है। क्योंकि वो लोग जो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और बात करने वाला भी कोई ना हो, तो यकीनन वो बीमार ही होंगे सोच सोच के कि अब हमने क्या करना है। और फिर ये जो अभी आपने बात की ना कि हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों लिमिटेड कर लेते हैं कि हम अब इस एज पे आ गए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब हम कुछ और सीख नहीं सकते। हमेशा से लोगों को चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पढ़े लिखे औरतें और मर्द हैं वो कुछ कर सकते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा दुनियावी तालीम नहीं है वो दीनी तालीम के हवाले से भी बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि ख़वातीन में एक रुझान पैदा हुआ है कि दर्स में जाती हैं, दीन की तालीम जो है वो सीख रही होती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती है। देखिए, इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कोई गुर होते हैं हमारे पास प्रोग्राम में, कल परसों अलीज़े आई थी और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त हेयर ऑयल आजकल लॉन्च किया हुआ है, तो शी टोल्ड मी कि उनकी नानी की रेसिपी है। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप आपकी रेसिपी आप ही के पास ना रह जाए, वो खजाना कहीं लिख जाए। बल्कि मैं देखिए आजकल ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास कुछ और करने को नहीं है लेकिन कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, तो वो घर में खाना बना के उन्होंने वो बोर्ड लगाया हुआ है कि आप घर का खाना यहाँ से ले सकते हैं, तो लोग उनसे तय कर लेते हैं, वो खाना ले जाते हैं, वो घर
घर बैठ के कमा रही हैं, उन्होंने अपने आप को मसरूफ रखा है। बेसिक जो चीज़ है वो ये कि आप अपने आप को किस तरह से मसरूफ रखते हैं। जब आप पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ रखते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं और आप हेल्दी सोचते भी हैं। देखिए, जब आपका बच्चा छोटा है तब तो वालिदैन पूरा वक्त उसको दें, खुसूसन माँ जो होती है, की जिम्मेदारी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, जब वो टीनेज में पहुंचते हैं, तब भी उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब आपको वो काम तो नहीं कि उसको खाना भी खिलाना है, उसके कपड़े भी तब्दील करने। तब आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी में हमारे लोग नहीं आते, ये ट्रांजिशन नहीं हो पाती। फाकिया, एक तो हम लेट गो नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो यानी वही चीज़ है कि जितना उसको डिपेंडेंट हमने अपने ऊपर किया हुआ है, फिर हम उसकी, मुझे जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि माएँ कंप्लेन भी करती है कि बच्चा मेरा पूरा मेरे पे डिपेंडेंट है, और कर भी रही होती है, फीड भी कर रही होती है। व्हाई डू यू डू दैट? एक तो सबसे बड़ी बात है, उनको इंडिपेंडेंट करें और आप खुद को भी अपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस रखें। दूसरी जो भी आप चाहे ओल्ड एज की बात करें, चाहे थोड़ा सा कह लें कि यहाँ आपके बच्चे टीन एजर हैं, उसमें भी बात करें, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है हम अपने आप, हम फीड कहाँ से कर रहे हैं अपने आप को, हमारे पास किस किस्म के इन्वायरमेंट में हमने अपने आप को बिजी किस तरह रखा हुआ है। बिल्कुल भी, या तो हम बाजार चले जाते हैं, ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है, या हम चार वही बंदे जो फैमिली के हैं उन्हीं के साथ बैठ के वही उसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। आई हैव सीन इन माई सर्कल एज वेल कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, आई हैव सीन मेरे अस्करी में जहाँ मैं रहती हूँ, देयर इज आंटी ओवर देयर, और वो 60s में है और वो एक NGO में हफ्ते में 2 दिन जाके दे के आती हैं, जाके पढ़ा के आती हैं। यू कैन सी जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी आई सी द सेम थिंग। फाकिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। अगर आप में से कई लोग कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी एज के वॉलंटियर्स मौजूद हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सिर्फ आके थोड़ा वक्त के, भाई अब मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर पता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ये टेस्ट यहाँ से नहीं वहाँ से करवा लीजिए, अपनी ज़िंदगी में पर्पस लेके आइए। फाकिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमेशा हमारे पास कम होता है, लेकिन जिस तरह दुनिया बदल रही है इसमें एज, अगर अपने ऊपर बुढ़ापे को तारी करेंगे, अगर ये समझने लगेंगे कि बस ये लोगों का काम है हमें खिदमत करें, हमारी एज क्योंकि बड़ी हो गई, हमारी हर बात मानी जाए और हमारी हर बात कहीं भी पत्थर पे लकीर है, तब आप अपने साथ साथ बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी को अजियतनाक बनाएंगे। थोड़ी सी लचक हर एज पे आपको उसकी ज़रूरत होती है। कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस लेके आइए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़ दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखें, वीकेंड पे कुछ अच्छा सा प्लान करें, फैमिली के साथ प्लान करें, एंड बी वेल एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।